जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं वीएलडब्ल्यू के लिए, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए। और हमारा जो ये जो सीरीज़ है ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। इस करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ में हम क्या करने जा रहे हैं, करंट अफेयर्स करेंगे, डे बाई डे करेंगे और पूरी तरीके से आपको सबस्ट्रेट करेंगे। आपको पता होगा पूरी तरीके से कि जैसा कि आप जानते ही हो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से होते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जो होता है वो सभी को लगभग लगभग नियर लेस हमने किताबों में पढ़ा होता है, सभी को पता होता है, लेकिन करंट अफेयर्स का सही सोर्स होना चाहिए आपके पास और सही नोट्स होने चाहिए। अब आप करंट अफेयर्स को टारगेट किस तरीके से करोगे, नोट्स किस तरीके से करोगे, वो मैं आपको पूरी तरीके से सोर्स यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहले हम आपको क्या तरीका बता देंगे कि आप करंट अफेयर्स को सबस्ट्रेट किस तरीके से करोगे। आप डेली अगर आप देखोगे तो डेली एक करंट अफेयर्स का वीडियो चलेगा। ये 20-30 मिनट का वीडियो रहेगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा करंट अफेयर्स के बारे में। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पहली कमेंट में, तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की। वो ग्रुप आप ज्वाइन करके रखोगे, उस ग्रुप में आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और वो पीडीएफ अपने सामने रख कर आप देखोगे कि मैंने कितने बड़े टॉपिक को कितने छोटे हिस्से में कंक्लूड करके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका सिखा दूंगा। और उस शॉर्ट नोट्स से क्या होता है, देखो ये शॉर्ट नोट्स हमेशा हर कोई बोलता है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट क्या होता है। जब आपका एग्जाम होता है आपके पास 10 डेज होते हैं और आपको रिवीजन करना होता है, और इन 10 डेज में आपको सारी बुक्स भी रिवाइज करनी होती है और करंट अफेयर्स भी रिवाइज करनी होती है। जब आप किसी भी पेपर न्यूज़पेपर को देखोगे या करंट अफेयर सोर्स को देखोगे तो उसके नोट्स बहुत बल्कि होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, लेकिन अगर आपके नोट्स एक महीने के नोट्स 10 पेजेस पे या 5 पेजेस पे होंगे तो आपको 10-15 मिनट की लगेंगे ये रिवाइज करने में। पूरी तरीके से शॉर्ट नोट्स का वही बेनिफिट होता है। अब ये चीज़ मैं आपको पूरी तरीके से विद द कोर्स ऑफ टाइम, अगर आपको मेरे साथ 5 दिन 6 दिन हो जाएंगे, आपको पूरी तरीके से पता चलेगा। थर्ड थिंग, हमारी जो स्ट्रैटेजी है 80 डेज वाली स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। और सेकंड थिंग, जो कंप्लीट करंट अफेयर्स आएंगे जैन से लेकर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी तरीके से करवा दूंगा। और इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर्स जैसे दिसंबर के होते हैं, नवंबर के होते हैं और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यहाँ से हमें लगभग ये 4 और 3 7 महीने के करंट अफेयर्स करने हैं और आपका एग्जाम का 100% क्वेश्चन इसी में से निकलेगा। और अगर इसके अलावा किसी ने पूछा होगा तो वो शायद ही कोई कर पाता है, और इसका मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होता है। अब ये जो क्वेश्चन हैं मेरे ख्याल से आप अगर इतने 4 महीनों के करंट अफेयर्स करोगे तो आपके 99% करंट अफेयर्स एक साल के हो जाते हैं, क्योंकि बातें रिपीट होती है करंट अफेयर्स में और वही टॉपिक घुमा फिरा के दोबारा दोबारा करंट अफेयर्स में सर्कुलेट करते जा रहे हैं। आप 1 महीने के बाद मुझे ज़रूर बताओगे कि सर अब हमें करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा होल्ड है, हम करंट अफेयर्स से कोई भी क्वेश्चन कर पाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं पूरी तरीके से, ये चीज़ें मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी के तौर पर बताया कि आपको किस तरीके से फॉलो करनी है। आज का टॉपिक शुरू करेंगे हम 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, और 1 जनवरी से स्टार्ट करने के बाद हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स किस तरीके से चलने वाले हैं। और डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा, आप ज़रूर उसको देखेंगे। वो शाम को अपलोड किया जाएगा। और सुबह के टाइम पे हमारा डेली क्लास वर्क का जो क्लास होता है, कभी कभी 2 भी मैं अपलोड करता हूँ, कभी सिंगल क्लास भी अपलोड करता हूँ, जिससे मेरा पेस और आपका सिलेबस कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी मेरे पास जो है वो मैं आपके साथ पूरी तरीके से शेयर कर दूंगा। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है 1 जनवरी 2023 का जो टॉपिक है वो है मैनग्रोव आइलैंड्स फॉर क्लाइमेट। देखो मैं आपको एक ग्लिम्प्स दे दूंगा कि आपको, जैसे कि अभी जेके एसएसबी एसआई का पेपर हुआ था, उसमें 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से थे। मैं आपको पूरी तरीके से उन करंट अफेयर्स के बारे में पूरी तरीके से बता दूंगा कि वो हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। एक चीज़ जो मैंने देखा था, जैसा कि यहाँ पर मैंने करंट अफेयर्स में एक नोट लिखा था, COP27 पे क्वेश्चन आया था, शर्माल शेख, ये हमने नोट किया हुआ था पूरी तरीके से। अगर आप इसका डेट भी देखोगे तो मैं आपको इसका डेट भी दिखा दूंगा, ये कब करंट अफेयर्स में था। ये 2 नवंबर 2022 को करंट अफेयर्स में था। तो 2 नवंबर 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था, COP27 ये कहाँ पर होने वाली है। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको COP26 में हमारे इनिशिएटिव्स क्या हैं, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। हमारे जो पंचमित्रा स्ट्रैटेजी थी वो हमारे पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमने दूसरे चीज़ें कोरोनल होल्स वगैरह, इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बेसिकली हम टारगेट करेंगे पूरी तरीके से आज
आज के करंट अफेयर्स पे, और हमें एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए और हर कोई चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि हमारा है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अब इसको शुरू करते हैं। मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, देखो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है, डेट डालना है, डेट के बाद हेडिंग डालनी है। अब अगर इस पे फोकस करेंगे तो ये किस कंट्री ने लॉन्च किया है, एक अलायंस है, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने एक अलायंस बनाई है मैनग्रोव फॉरेस्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, उस पर कुछ रिसर्च करने के लिए। देखो अब यहाँ पर यूएई एक डेजर्ट कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इन्होंने इंडोनेशिया के साथ, जो कि एक आइलैंड कंट्री है, इसके साथ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इंटरनेशनल मैनग्रोव रिसर्च सेंटर क्रिएट किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, क्रिएट इंडोनेशिया में। ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट्स कभी कभी पूछते हैं। फॉर मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज स्टडीज, ठीक है। अब इसमें पार्टनर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका आपके पार्टनर्स रहने वाले हैं। ये आपको रिमेंबर करना है, याद करना है, जितना रिविजन करोगे उतना आपको याद रहेगा। बेसिकली अब आप यहाँ पर एक फैक्चुअल पॉइंट बनता है कि सुंदरबंस लार्जेस्ट मैंगो फॉरेस्ट इन वर्ल्ड, विच आर द लार्जेस्ट मैंगो फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही क्वेश्चन जेके एसएसबी सीधे लाइन टू लाइन पूछता है, तो आपको सुंदरबंस पे टिक करके आना है, काम खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया मैंग्रोव कवर क्या हो रहा है, उसके साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का कवर इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि 2022-23 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके अकॉर्डिंग 17 किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर, 2021-22 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था, तो उसमें 17 किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। मैंग्रोव के बारे में आप टाइप्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे, जब भी उसकी बात होती है वो हम अलग से पढ़ेंगे। अब कभी कभी न्यूज़ में ये भी था चार धाम के बारे में। चार धाम यात्रा जो होती है उसमें कौन कौन सा मतलब कौन चार धाम कौन कौन सा है, ये आपको पता होना। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसमें बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अंबरनाथ वगैरह कुछ लिखते हैं। दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग, एक्चुअली इट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। दीज आर द 4 नाथ्स। यहाँ इनमें ही चार धाम यात्रा होती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये आपको याद रखना है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, जिसको लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। और अब यहाँ पर अगर बात करेंगे उत्तराखंड का बॉर्डर, देखो मैं यहाँ पर पॉलिटिकल डिविजन्स भी आपको इसी के साथ बताता हूँ। तिब्बत और नेपाल के साथ उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी के साथ शेयर करता है बॉर्डर। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वैली ऑफ फ्लावर्स है और नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। इसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने क्रिस्प जो एग्जाम में पूछने के लायक होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन उत्तराखंड और नंदा देवी नेशनल पार्क इज आल्सो लोकेटेड इन उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा टॉपिक आता है। यहाँ पर देखते हैं पश्मीना और शाहतूश। पश्मीना और शाहतूश के बारे में पूरी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। यू नो दैट पश्मीना एंड शाहतूश इज ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ इम्पोर्टेंस। इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हम पश्मीना की मोनोपोली है हमारे पास। अब अगर इसके बारे में बात करेंगे, पश्मीना और शाहतूश के बारे में, सबसे पहले आपको पश्मीना पता होना चाहिए। पश्मीना कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल। ये एक माउंटेन गोट होती है, कैप्रा हेरिकस। कैप्रा हेरिकस एक माउंटेन गोट होती है जो कि आपका तिब्बत एरिया में, लद्दाख एरिया में पाई जाती है। छेंगतांग प्लेट्यू है एक, तो वहाँ पर हमारा पश्मीना का जो गोट है, माउंटेन गोट है, कैप्रा हेरिकस, वहाँ से हम ये रॉ मटेरियल लाते हैं और इससे ही पश्मीना बनाया जाता है। अब अगर शाहतूश की बात करेंगे तो शाहतूश में क्या है कि शाहतूश एक फाइन अंडरकोट फाइबर होता है फ्रॉम तिब्बतियन एंटीपोल से हम लेते हैं, जिसका आल्सो नोन एज चीरू भी कहा जाता है। तो ये भी है छेंगतांग प्लेट्यू, तिब्बत से ही ये भी हम रॉ मटेरियल लोकेट करते हैं। अब यहाँ पर है सिटीज। आप सिटीज क्या है, साइट आप कह सकते हो। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना भी कह सकते हो आप, इस तरीके से है ये। अब देखो ये एक मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ये है कि वो प्रोहिबिट करती है, क्या करती है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल एंड ट्रेड ऑफ शाहतूश शॉल्स एंड स्कार्व्स। अब अगर इसकी बात करेंगे, क्योंकि ये जो
सिटीज़ है, इसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये चीरू। चीरू जो है, चीरू एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, अपेंडिक्स 1 में इसको लोकेट किया जाता है साइटस एक्ट में। तो ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनली फॉलो की जाती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ट्रेड करने में, या उनसे जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, उनको मार के जो प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है साइटस एक्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरीके से बता सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली टू ट्रेड। शाहतूश जो है, प्रोहिबिशन ऑफ सेल एंड ट्रेड ऑफ शाहतूश शॉल्स एंड स्कार्फ्स, ये पूरी तरीके से बैन है। इसी तरह इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए शाहतूश को। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अभी JKPSI पे भी इस पर क्वेश्चन आ चुका था एक शिफ्ट में। तो अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो ये राजस्थान में है। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? ये एक टाइगर रिजर्व भी है। जितने चीज़ें करंट अफेयर्स में आते हैं ये आपको याद रखने हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, आल्सो है टाइगर रिजर्व, ये एक आल्सो टाइगर रिजर्व है। अब इसके नॉर्थ साइड में एक रिवर है, साउथ साइड में एक रिवर है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिवर किस नेशनल पार्क से फ्लो करता है। अगर नॉर्थ साइड से इसका रिवर देखेंगे तो बानास रिवर है, और साउथ साइड से इसका चंबल रिवर फ्लो करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रणथंभौर फोर्ट, एक फोर्ट है, वो राजस्थान में ही लोकेटेड है, जो कि विदिन पार्क, विदिन रणथंभौर नेशनल पार्क में लोकेटेड है। अभी के लिए रणथंभौर के लिए इतना ही सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। ये न्यूज़ में बहुत चर्चे में रही है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इस स्कीम के थ्रू, और फंड अकोमुलेट होता है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास, जो कि है इस वक्त रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या है, असल में क्या है ये सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आपको ये पता होना चाहिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? फाइनलाइज्ड फ्रेमवर्क टू इशू सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है वही फ्रेमवर्क बनाती है पूरी तरीके से, इसके मतलब नोडल मिनिस्ट्री है, वही इशू करती है सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, इशूज फ्रेमवर्क टू सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स। अब गोल्ड बॉन्ड्स क्या है? गोल्ड बॉन्ड्स है, ये सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड्स है, ग्रीन, सॉरी इट इज सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट जनरेट प्रोसीड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट्स इन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट सूटेबल प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो यहाँ पर कुछ क्लाइमेट रेजिस्टेंट या सस्टेनेबल एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके लिए आप देखोगे कि उनके लिए फंड्स रेज किए जाते हैं, एक बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं उनसे, और उनसे मतलब पूरी तरीके से फंड्स रेज किए जाते हैं। आल्सो नोन एज सस्टेनेबल बॉन्ड्स या क्लाइमेट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। ये किसके लिए यूज होता है? फॉर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स। और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स नहीं करे जाएंगे? देखो, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, अल्कोहल, वेपन्स, गेमिंग नहीं किया जा सकता, पाम ऑयल इंडस्ट्रीज इसमें नहीं हो सकती है, हाइड्रो पावर ग्रेटर देन 25 मेगावाट इसमें नहीं आ सकते। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी जो है उसके चेयरमैन जो है, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी इसकी नोडल एजेंसी है। इसका जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजर रहता है, और इसका साल में 2 बार मीट होना जरूरी है। साल में ये 2 बार मीट कर सकते हैं। इट इज ए सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड स्कीम, इट्स अ सॉवरियन ग्रीन बॉन्ड स्कीम, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी इसकी नोडल कमेटी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 2 जनवरी पे हम आ गए। 2 जनवरी में एक बात हुई थी बैड लोन्स के बारे में। बैड लोन्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स क्या होते हैं। अब पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे तो सीखने की कोशिश करते हैं क्या होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स पे कभी कभी आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट नॉन परफॉर्मिंग एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएल नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। तो ये क्या है? डॉक्यूमेंटेड इन बैंक्स बैलेंस शीट। ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक के बैलेंस शीट में ये डॉक्यूमेंटेड होते हैं, पूरी तरीके से लिखित में होते हैं। अब इन एनपीएल की अगर बात करेंगे, मिसड ईएमआई, अगर इनमें ईएमआई मिस हो जाएगा 90 डेज, यानी कि 3 महीने तक कोई भी आदमी ने लोन लिया है और 90 डेज तक वो ईएमआई पे नहीं कर रहा है, तो दे आर कंसिडर्ड, दोज लोन्स आर टू बी कंसिडर्ड एज नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है, जो बोरोवर होता है वो फेल करता है फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, इसमें 90 डेज से भी ज़्यादा टाइम लगता है, कि मतलब 1 साल 2 साल तक उसने लोन नहीं भरा है, उसका ईएमआई नहीं भरा है, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर बात करेंगे
तो पूरी तरीके से आप 2009 में यहाँ पर आप आइए। 2009 में 2009 में क्या किया था, आरबीआई एक सर्कुलेशन इशू किया था टू रिकॉग्नाइज, बैंकर्स के लिए एक सर्कुलेशन दिया था कि उनको अपने एनपीएज रिकॉग्नाइज करने हैं कि कौन सा उनका जो लोन दिए हैं कौन सा एनपीएज है, कौन सा एनपीएल्स है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स कौन से हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन कन्वर्ट हो गए हैं, किन में ईएमआई नहीं आ रहा है। तो उन्होंने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है। उसके बाद नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी जो कि इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को लिक्विडेट करने की कोशिश करती है, यानी कि रिकवर करने की कोशिश करती है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, भीमा कोरेगांव बैटल। भीमा कोरेगांव बैटल अगर इसकी बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में, कोरेगांव एक महाराष्ट्र में एक विलेज है, लोकेटेड है। तो अब इसकी अगर बात करेंगे 1 जनवरी 1818 में क्या हुआ था, मराठास वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक जंग हुई थी। मराठा की तरफ से कौन सा रूलर लड़ रहा था, बाजीराव पेशवा सेकंड, यानी कि पेशवाज लड़ रहे थे। इफर्ट्स टू अटैक, मतलब बाजीराव पेशवा का जो इफर्ट था ये पुणे को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री होती है और बाजीराव पेशवा सेकंड हार जाता है। तो बैटल इज सिग्निफिकेंट फॉर दलित राइट्स। अगर कोई भी चीज़ आपको दलित राइट्स के बारे में पूछा जाता है तो उसके बारे में भीमा कोरेगांव बैटल, इसमें 2017 में भी इश्यूज हुए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में कुछ बातें चल रही है। दैट्स वाई इट इज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस, क्या बोलते हैं इसको, करंट अफेयर्स। तो आपको पूरी तरीके से ये याद रखने की कोशिश करनी है। भीमा कोरेगांव बैटल, मराठास वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास की तरफ से बाजीराव पेशवा सेकंड लड़ रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1818 में 1 जनवरी को हुआ था। बैटल इज सिग्निफिकेंट फॉर दलित राइट्स, आपको पता ही है 1 जनवरी को इसकी रिमेम्बरेंस है, तो इसलिए ये 1 जनवरी 2 जनवरी के करंट अफेयर्स में फीचर हुआ था। अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर मैं श्योर शॉर्ट बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि 2023 की बात हो रही है। इट विल बी कंसिडर एज एन इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। अब मिलेट्स जो है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स के लिए इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो 2023 को यूएनओ की तरफ से कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि 2023 को डिक्लेयर किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब ये एक इंडियन इनिशिएटिव है कि इसको डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स इंडिया बनने जा रहा है, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर अगर मिलेट्स की बात करेंगे तो मिलेट्स एक खरीफ क्रॉप है, इस पे बारे में भी क्वेश्चंस इसी तरीके से बन सकते हैं। अब 2018 की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि मिलेट्स का नाम चेंज करके एज न्यूट्रिसीरियल्स डिक्लेयर किया गया था। मिलेट्स वर रीनेम्ड एज न्यूट्रिसीरियल्स, और 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया था इंडिया के लिए। 2018 से ही हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है कि मिलेट्स को थोड़ी तरजीह दी जाए और मिलेट्स प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए कंट्री में। तो इसलिए 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और 2023 क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कंसिडर किया जाता है। इंडिया जो कि है 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। अब 2021-22 की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 15.92 मिलियन टन्स प्रोडक्शन होती है। अब इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, इवन बीइंग इन द न्यूज़ एंड रिपीटेडली बीइंग टॉक्ड विद द फार्मर्स, तब भी इसकी प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब बाजरा को जिसको हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। जवार को अगर देखा जाए तो इसका जो प्रोडक्शन है 4.23 मिलियन टन्स, और रागी की अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 1.70 मिलियन टन्स इसकी रही है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप्ड पूसा 1201, ये एक इनका पूसा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जहाँ से मतलब एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन की बुनियाद डली है, ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट की बुनियाद डली है। तो पूसा 1201 एक इन्होंने हाइब्रिड बाजरा बनाया है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर इसकी बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देता है, इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंट है, इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिड बाजरा का नाम है पूसा 1201। IARI
द्वारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन पीरियड जो होता है मिलेट्स का वो 70 डेज टू 100 डेज रहता है। और अगर राइस और व्हीट की बात करेंगे तो 115 से लेकर 150 दिन तक इसका क्रॉप प्रोडक्शन पीरियड रहता है। यानी कि मिलेट्स हम जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस। और व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन जो इसका बाजार में पैसा आता है वो कम आता है और मिलेट्स का पैसा ज़्यादा आता है। मिलेट्स में क्या होता है, ग्लूटिन प्रोटीन। ग्लूटिन प्रोटीन क्या होता है, मेक्स व्हीट दो मोर इलास्टिक एंड कोहेसिव। तो आपको ग्लूटिन प्रोटीन कहाँ पर होता है, ये व्हीट में होता है प्रेजेंट। इजियर टू हैव ब्रेड ऑफ व्हीट देन मिलेट्स। अब मिलेट्स में ग्लूटिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ग्लूटिन प्रोटीन इज एब्सेंट इन मिलेट्स। तो ये ग्लूटिन प्रोटीन जो है ये व्हीट को, जो गुंदुम होता है हमारा गेहूं के आटा जो होता है उसको अच्छी तरीके से इलास्टिक बनाता है, कोहेसिव बनाता है, तब जाके इसकी अच्छी से रोटी बन पाती है और लोग इसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर पाते हैं। लेकिन अगर मिलेट्स की बात करेंगे उसमें ग्लूटिन प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए हम मिलेट्स की रोटी नहीं बनवा पा रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। बाजरा को कहा जाता है पर्ल मिलेट, ज्वार को शोरगम कहा जाता है, रागी को फिंगर मिलेट कहता है, कोडो को कोडो मिलेट कहता है, कुत्तक को लिटिल मिलेट कहता है, ककुम को फॉक्सटेल मिलेट कहता है, सांवा को बनियाड़ कहा जाता है, चीना को पोरसो मिलेट कहा जाता है, कुत्तू को बकेट मिलेट कहा जाता है, चावली को अमरनाथ कहा जाता है। तो दीज आर द नेम्स विच यू शुड रिमेंबर। ये आपको किसी भी हाल में रिमेंबर करने हैं क्योंकि ये एग्जामिनर कभी ना कभी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देम। अब इसके बाद बात होती है डीप फेक्स की। अब डीप फेक्स की अगर बात करेंगे तो ये एक आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड डिग्निटी ये होता है कि इस तरीके से मैं आपको डीप फेक्स के बारे में सीधी सी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। एक वीडियो है, उस वीडियो में मान लो आपने बहुत बार मीम्स में देखा होगा या बहुत बार कुछ और देखा होगा, इंडिया टीम कभी कभी अगर हार जाती है तो जो JNK के लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूंगा, ये JNK के लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ फैसला मशवरा कर रहे हैं, कश्मीरी लोग फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पर वो फेरन वैरन वगैरह पहने हुए हैं, तो उनके फेसेस को रिप्लेस करते हैं इंडियन टीम के परमानेंट मेंबर से, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली से रिप्लेस करते हैं। और देन आफ्टर दिस मीम इज सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया एंड इट गोज वायरल। तो ये इसी को हम डीप फेक्स कहते हैं। डीप फेक्स जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से एक चेहरा बदला जाता है दूसरे चेहरे से। अब ये कहाँ पर यूज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखोगे कि पॉर्न वीडियोज़ में, जो कि न्यूडिटी के वीडियोज़ होते हैं, वहाँ पर डीप फेक्स का इस्तेमाल करके एक किसी भी एक्ट्रेस को मैनिपुलेट किया जाता है किसी भी पॉर्न वीडियो में, और उससे उसकी इमेज पे बहुत ज़्यादा गलत असर पड़ता है। इट वाज इन द न्यूज़। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आपको देखना है कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीप फेक इज रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो AI बेस्ड मैनिपुलेशन होती है जिससे शक्ल ही बदल जाए किसी भी वीडियो में, किसी भी चीज़ में, जब शक्ल ही बदल जाए एक इंसान से दूसरी इंसान से, तो वो उसको डीप फेक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस की अगर बात करेंगे तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, इन्होंने आइंस्टाइन के साथ वर्क किया है। बोस, आइंस्टाइन एंड कांटा, जो कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, या बोजान इन्होंने डिस्कवर किया है। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे, तो यू शुड रिमेंबर हिम विथ दिस सिग्निफिकेंस। इनके बारे में भी बात हुई है। अब हाइपर ग्लोबलाइजेशन, एक तो ग्लोबलाइजेशन होती है, एक हाइपर ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, ये टर्म बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई है अभी। अब अगर इसकी बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन होता है कि जब ग्लोब को एक ट्रेड सेंटर बनाया जाए, एक कंट्री की तरफ बिहेव किया जाए, एक पूरे ग्लोब को एक विलेज की तरफ कंसिडर किया जाए, कि यानी कि सारे लोग एक ही जगह एक दूसरे के साथ ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं, यानी कि पूरे ग्लोब को इंटरलिंक किया जाए, इस तरीके से कम्युनिकेशन बेटर किया जाए, ट्रेड बेटर किया, सारे चीज़ों को बेटर किया, उसको ग्लोबलाइजेशन कहता है। अब अगर हाइपर ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है कि मतलब पूरी तरीके से इंटरमिंगल
किया जाए उसको हाइपर ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। अब इसको नापते कैसे है, किस तरीके से है, वो देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन 1870 से लेकर 1914 तक हमने ग्लोबलाइजेशन देखा। अब इसको किस तरीके से देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड फ्रॉम 9% टू 16% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जो हम वर्ल्ड की जीडीपी को देखते हैं, जब वर्ल्ड की जीडीपी इंक्रीज हो जाती है वर्ल्ड ट्रेड के माध्यम से, मतलब वर्ल्ड ट्रेड जब इंक्रीज हो रहा है 9% से लेकर 16% तक। मान लो अगर वर्ल्ड पूरा 100 रुपए कमाता था तो 1870 में अगर देखा जाए तो हम 9 रुपए का ट्रेड करते थे, लेकिन 1914 आते आते हम 16 रुपए का ट्रेड कर रहे थे इस 100 रुपए में से। तो दैट वेरी सिग्निफिकेंट फेज इज नोन एज फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का जो एरा है वो 1990 से लेकर 2008 तक एक फेज इसका चला। हाइपर ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या देखा कि जो ग्लोबल ट्रेड था वो 15% से लेकर 25% तक बढ़ गया। अब ये वर्ल्ड जीडीपी की टर्म्स में देखा जाता है। और 2022 में क्या हुआ, एंड होते होते इस मतलब दो इवेंट्स हुए। एक तो रशिया यूक्रेन वार हुआ और इकोनॉमिक वार चल रहा है इस वक्त चाइना और यूएसए के बीच में। और इन दो वार्स की वजह से, ये भी दोनों वार्स कंसिडर किया जाता है, एक तो इकोनॉमिक वार है, एक तो डायरेक्ट वेपनरी वार है। इन दोनों वार्स की वजह से ग्लोबल ट्रेड कम हो गया। जब ग्लोबल ट्रेड कम हो गया है तो इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज अनाउंस्ड टू बी दैट इट इज एन एंड ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। तो हमने वर्ल्ड में दो बार ग्लोबलाइजेशन देखी। एक तो हमने 1870 से लेकर उसके बाद हमने 1990 से लेकर देखा। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको अभी बता दी। अब यहां पर 3 जनवरी की तरफ मूव करते हैं, 3 जनवरी की करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। 3 जनवरी 2022 को ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट रूल्स असेंबली में, नेशनल जो हमारा लोकसभा है वहां पर डिस्कस किए गए। ये एक ड्राफ्ट है, अभी फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो दीज आर सेटल टू बी कंसिडर्ड वेदर दे मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और नॉट। बट इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, जो ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में है उसकी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक तो आता है गेम ऑफ चांस और दूसरा आता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस को हम कहते हैं गैम्बलिंग और इसको हम कहते हैं गेम ऑफ स्किल को गेमिंग। अब यहां पर देखो, अब अगर कोई ऑनलाइन गेम है जो टोटली लक पे डिपेंड है, जैसे डाइस को ऊपर फेंका और नीचे गिर गया, डाइस में 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 5 6 भी निकल सकता है, ये लक पे डिपेंड करता है, इसमें कोई भी स्किल की जरूरत नहीं होता है। तो ये इंडिया में इलीगल है। इसमें आप जो यूजर होता है उसको प्रियर नॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं होती है गेम की, कि क्या किस तरीके से खेला जाता है, जैसे अंदर बाहर खेला जाता है या पोकर खेला जाए, कोई भी चीज जो गेम्स है वो गेम ऑफ लक जो है वो इलीगल है इंडिया में। अब गेम ऑफ स्किल की अगर बात करेंगे तो इसमें जो प्लेयर होता है, जो इसमें पार्टिसिपेंट होता है, उसको थोड़ा सा स्किल होने की जरूरत है और गेम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए। जैसे ड्रीम 11 टीम कैसे बनाना है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेल सकता है, ये आपको स्किल पे डिपेंड करता है, आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो ये लीगल है बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, पर्टिकुलरली इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और जो स्टेट इसको बैन करती है, जैसे कि आपने ड्रीम 11 पे देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में ड्रीम 11 नहीं चलता है। तो इट इज लीगल बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, नॉट लीगल एंटायरली इन इंडिया। ठीक है। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने प्रपोज किए कुछ रूल्स। अब उस रूल्स को देखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो होना चाहिए हर किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, वो 3 टायर मैकेनिज्म होना चाहिए एज पर आईटी रूल्स 2021। इस तरीके से होना चाहिए। देखो किस तरीके से रूल्स होने चाहिए। अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहला टायर जो होना चाहिए, ग्रीवेंस रेड्रेसल एट गेमिंग प्लेटफॉर्म। अगर किसी भी प्लेयर को कोई भी इशू होता है जो गेम खेल रहा है तो उसकी ग्रीवेंस एट गेमिंग प्लेटफॉर्म पे सुननी चाहिए। उसके लिए गेम ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म गेमर्स के पास होना चाहिए जो गेम डेवलपर कर रहे हैं। और उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडस्ट्री, जो कि कोई भी जैसे पबजी है, कोई ऑनलाइन गेम है, उस पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते होंगे, और वो सरकार से कोई भी सजेशन उनको आती है तो वो उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए गेमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से। और इसके अलावा एन ओवर
साइट कमिटी लेड बाय गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमेटी होनी चाहिए जो कम्युनिकेट करेंगे दीज रेगुलेटिंग बॉडीज से और ग्रीवेंस रेडर्सल मैकेनिज्म। दिस इज थ्री टायर, आपको ये पता होना चाहिए कि थ्री टायर मैकेनिज्म होना चाहिए, जो कि 2021 आईटी रूल्स में भी बात की गई है। और दूसरा जो इसमें चीज़ होना चाहिए, मैंडेटरी केवाईसी होनी चाहिए हर किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये सारी बातें इसलिए न्यूज़ में आई, करंट अफेयर्स में आई, क्योंकि ऑनलाइन रम्मी जो है उस पर यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म। आप देख रहे होंगे कि फैंटेसी सपोर्ट्स में कितने पार्टिसिपेट करते हैं, कितने करोड़ों लोग खेलते हैं, कितने करोड़ों रुपया होते हैं। ड्रीम 11, माई सर्कल 11, आप देखोगे एडवर्टाइजेज उनके कितने चलते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज उनको रेगुलेट करने के लिए सरकार लाती है टाइम पर टाइम उसके लिए कुछ चीज़ें। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज विल नॉट बी अलाउड इन बैटिंग। जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज खुद है ना, जैसे ड्रीम 11 है, वो खुद बैट नहीं कर सकती है किसी भी मतलब किसी भी कॉन्टेस्ट में जो वो क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है वेस्टनर अरेंजमेंट। अब वेस्टनर अरेंजमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्या है वेस्टनर अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न अरेंजमेंट इज ए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल regime that works to promote transparency and greater responsibility in transfer of conventional weapons and dual use of goods and technology through regular exchange of information among its members। देखो अब ये वेस्टर्न अरेंजमेंट एक मतलब कुछ मेंबर कंट्रीज ने मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को हम कहते हैं वेस्टर्न अरेंजमेंट। वहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है उनके बीच में। वो एग्रीमेंट ये है कि अगर वो कंट्रीज ट्रेड करते हैं किन किन में, दो चीज़ों में, एक तो होता है कन्वेंशनल वेपन्स, एक लिस्ट होता है उसमें कन्वेंशनल वेपन्स में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं, या डिवल यूज गुड्स, जो कि गुड्स आपको मतलब डिवली यूज होते हैं, यानी कि वो आप सही पर्पजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और डिस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं। तो और टेक्नोलॉजी जो उनके साथ एसोसिएटेड होती है, अगर इन दोनों चीज़ों में यानी कि कन्वेंशनल वेपन्स और डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजी की जो सर्विस ट्रेड करते हैं, वो जो भी कंट्री इनकी ट्रेड करती है तो उनको आपस में जो भी मेंबर स्टेट्स है, जैसे अगर माना जाए इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, जो भी जितने भी कंट्रीज है फॉर एग्जांपल, इनको आपस में शेयर करना है कि हमने ये चीज़ खरीदा, हमने ये चीज़ दूसरे को भेजा। उससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहती है कि दूसरे कंट्री के पास कि वो कंट्री कितना खतरनाक है या वो कंट्री के पास कितने वेपन्स है। दिस इज जस्ट टू हैव लीगलिटी। तो इसके बारे में ये चीज़ कहा जाता है। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1996 में। तो अब सिमिलरली देयर आर जैसे और भी ग्रुप्स है, मतलब आप अगर देखोगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, MTCR मिसाइल टेस्टिंग कंट्रोल रिजीम भी है। इसी तरीके से ये भी काम करते हैं कि आपस में शेयर करते हैं कि जो भी वेपन्स वो खरीदते हैं बेचते हैं उनकी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और प्रेजेंटली अगर बात करेंगे तो इट हैज़ 42 मेंबर्स। तो इंडिया ज्वाइनड 2017 में जो था, इंडिया ने ज्वाइन किया, ये इसका 42nd मेंबर है, मतलब लास्ट मेंबर टू ज्वाइन इज इंडिया। और 2023 में, अब ये करंट अफेयर्स में क्यों है, दैट इज मच ऑफ इंपॉर्टेंस। 2023 जो अभी शुरू हुआ है, इंडिया बिकेम चेयरमैन फॉर 1 ईयर। इसमें एक एक साल की मेंबरशिप रही, चेयरमैनशिप रहती है, और अभी 2023 में इंडिया क्या इसका चेयरमैन बना। दैट इज वाई दिस वेस्टर्न अरेंजमेंट वॉज इन न्यूज। आपको ये याद रखना है वेस्टर्न अरेंजमेंट का चेयरमैन अभी इंडिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वेस्टर्न अरेंजमेंट है क्या, इसमें कन्वेंशनल वेपन्स और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाती है और शेयर किया जाता है दूसरे के साथ, हमने क्या खरीदा, हमने क्या बेचा। और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1996 में। इसके 42 मेंबर्स हैं। इंडिया बिकेम चेयरमैन फॉर 2023, तो एक साल के लिए चेयरमैन बना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक है जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए इस बार। पिछली बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस पर क्वेश्चन आने चाहिए, तो लेकिन इस बार आ जाएगा। कहाँ से आ जाएगा वो भी बता दूंगा, कहाँ पर पॉइंट है। अब यहाँ पर है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 प्रपोज किए गए हैं, तो यहाँ पर FCR रूल्स 2022 भी कह सकते हो इनको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये रूल्स इशू किए गए तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड नेशनल कमीशन फॉर STs, NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और उस कॉन्फ्लिक्ट से ही ये करंट अफेयर्स में ज़्यादा इंसाइट रहे। बहुत बार इसमें आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे डेली तो आपको ये बात पता होगी। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे
तो किस चीज़ पे अब कन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट और ये इसमें, यही फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के बारे में। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करेंगे तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड गाइडलाइन से इस न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस इशू करती है अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में। ये पूरी तरीके से सरकार को बाद मतलब बताती है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बताती है, यही कुछ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इसके बारे में बात करेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे ये किसके लिए काम करती है, वर्कर्स टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 48 जो कि हमारा डीपीएसपीज में आता है, आर्टिकल 48A ये क्या बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, सेफ गार्ड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 48A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब इसकी अगर बात करेंगे तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 जो हुई थी, जो इंपॉर्टेंटली आपको सभी को याद होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी बातें की गई, तो इसमें फॉरेस्ट जो थे वो तब तक स्टेट लिस्ट में थे, लेकिन अब वो हटाकर कंकरेंट लिस्ट में रखे गए। और उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को भी, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को भी स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। और फॉरेस्ट्स को रखा गया एंट्री 17A में, और एंट्री 17B में रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, जहां से आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंक्लूड होता है। अब यहां पर अगर देखेंगे तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और उसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। ये दो एक्ट्स हमारे पास है इंपॉर्टेंटली, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होनी चाहिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022, क्योंकि इस पर बात क्यों हुई, मुद्दा क्या है, क्यों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पंगा कर रही है सरकार के साथ, ये समझ में आना चाहिए। देखो हुआ क्या कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, ये क्या करती है, डिफॉरेस्टेशन को रोकती है। ठीक है, रेगुलेटेड डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस जो होती है, अगर किसी जगह कोई फॉरेस्ट है उसको मतलब ख़त्म करना है, फॉरेस्ट को हटाना है वहाँ से और कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू वो की पूरी तरीके से बनाई गई है एक फॉरेस्ट में, तो फॉरेस्ट वहाँ पर क्लियर करा गया और वहाँ पर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई। अब उस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए देखो आप क्या होता है कि फॉरेस्ट क्लियर करना है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि ये एक्ट आपको बताता है, क्योंकि यही डिफॉरेस्टेशन को रेगुलेट करता है। ये एक्ट बताता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो प्रियर क्लियरेंस बाय सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, एक मतलब इशू कर सकता है, एक नोटिस कर सकता है, उसके माध्यम से फिर उसके बाद कर सकते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, विच इन्वॉल्व्स, तो यहाँ पर मतलब रिकमेंडेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी है और जरूरी क्या करना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है लोकल बॉडीज जैसे ग्राम सभा, विलेज पंचायत, उनसे बात करनी पड़ती है कि फॉरेस्ट राइट्स ओनर्स के बारे में बात करनी पड़ती है, जो कि वहाँ पर लोकल पीपल जैसे एसटीज एससीज रहते होते हैं, जो मतलब पूरी तरीके से एसटीज वहाँ पर रहते होते हैं, उनके साथ बात करनी होती है और वही बताते हैं कि सेंटर को क्या ये फॉरेस्ट आप क्लियर कर सकते हो या नहीं। और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से भी नोटिस लेनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद सेंटर के पास क्लियर मतलब ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी फॉरेस्ट को मतलब डिग्रेड करके वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लगा सकता है, क्लियरेंस का इशू दे सकता है। और थर्ड थिंग इसमें होना चाहिए कि क्लियरेंस फ्रॉम स्टेट और यूटी गवर्नमेंट भी मिलनी चाहिए। तो आपको पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी फॉरेस्ट को तब क्लियर करवा सकता है, वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट तब लग सकता है जब वहाँ के लोकल्स उसको लिखित में दे देंगे और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी लिखित में देंगे और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लिखित में देंगे। तीन चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइजेस फॉरेस्ट राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज, तो जो कि एसटीज है या मतलब जो कि पूरी तरीके से फॉरेस्ट्स पर डिपेंड रहते हैं, फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज जो होते हैं उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। मतलब पूरी तरीके से ये उनके राइट्स को पूरी तरीके से सेफ गार्ड करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। जैसे कि उसमें क्या होता है कि ग्राम सभा रिकमेंड्स टू सेंटर अबाउट यूज एसेस एंड फॉरेस्ट राइट्स ऑफ सच कम्युनिटीज, यानी कि ग्राम सभा का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है
कि वो सरकार को बताए कि कौन सा मतलब कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट लोगों के लिए, वहाँ की एसटी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर भी ग्राम सभा का रोल रहता है। यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के में एक प्रॉब्लम हुई है। अलाउज प्राइवेट डेवलपर्स टू स्नैच फॉरेस्ट लैंड विदाउट परमिशन ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स, यानी कि ये फॉरेस्ट लैंड को अब किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाएगा और वहां के लोगों को पूछा भी नहीं जाएगा। सेंटर डू नॉट डू एनीथिंग, रेजिडेंट्स वोंट हैव एनी से। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर स्टेट ग्राम सभा की क्लियरेंस, यहाँ पर भी आपको देखोगे कि ग्राम सभा की क्लियरेंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स में ग्राम सभा की क्लियरेंस को हटाकर सेंटर किसी को भी दे सकता है। ये यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेंटर कैन डू एनीथिंग, और वहाँ के लोकल रेजिडेंट या एसटी कम्युनिटी को कोई भी इसमें वर्ड ही नहीं बोल सकते कि इन्होंने फॉरेस्ट क्यों हटाया। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, और इसी कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इस पे सवाल उठा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं 4, 5, 6, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।